Hello to everyone, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कि कौन सी जॉब जो है वो बेटर रहेगी। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और दूसरी तरफ जो है वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जो होता है ओटीए का। उसको क्लियर करने के बाद जब आप ओटीए के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, सो क्या वो आपके लिए बेटर रहेगा या फिर आपके लिए सीएपीएफ एसी बेटर रहेगा। तो हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे इसका कंपैरिजन करेंगे। आई होप यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियोस मैं इसीलिए ला रहा हूं ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहे, जो आपका जो डिजायर है कि आपने वो मुकाम पाना है वो मुकाम आप पाए। और आपको पता है कि ये वीडियोस जो होंगी ये डेफिनेटली आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगी। अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपका जो एक्शन होगा वो एक्शन और डबल हो जाएगा टू अचीव द डिजायर्ड गोल। डिजायर्ड गोल इज यूनिफॉर्म विद द स्टार्स, राइट। सो चाहे ओटीए से आए, सीएपीएफ से आए, डज नॉट मैटर, है ना। बट फिर भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ओटीए में मैं जब जाऊंगा तो वहां से जब मेरे को टैग मिलेगा लेफ्टिनेंट का तो मेरे को वहां पे कैसा चीजें होने वाली हैं, और सीएपीएफ एसी में जब जाऊं तो वहां पे मेरे को कैसी चीजें जो है, क्या चीजें मिलने वाली हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2020 का जो फाइनल रिजल्ट आया था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, 28 प्लस सिलेक्शंस जो है इस प्लेटफॉर्म अभिपीडिया ने दी थी। और यहाँ पे ये सब टॉपर्स हैं। वी वांट, हम लोग चाहते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, इस फ्रेम के अंदर आए और आप जो है इन टॉपर इंटरेक्शन से सीख सकते हैं। इन ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स का हमने इंटरेक्शन किया हुआ है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आप इन इंटरेक्शन से जरूर सीख सकते हो, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से जरूर सीख सकते हो। सो नेक्स्ट चीज मैं बता देता हूं कि हमारा जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का जो पेपर 2 का उसका कंप्लीट एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स चल रहा है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें एनरोल किया है और आप भी एनरोल कर सकते हो। डेली क्लासेस आ रही हैं, डेली 1-1.5 घंटे की क्लास आपको मिलती है, लाइव क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है विद द मल्टीपल फैकल्टीज ऑफ सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा चीज आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि गैप था, मिसिंग था कुछ कई टाइम पहले से, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी जाके 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं पेपर 2 के लिए या पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए, राइट। तो 7 दिन का ट्रायल लीजिए, क्लासेस को देखिए और फिर अपना जो है प्रिपरेशन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके आगे बढ़िए, राइट। चलिए, और सबसे पहले हम चलते हैं सीडीएस ओटीए के ऊपर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दूसरी तरफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है। जब मैं कॉलेज में था और जब मैं एनसीसी करता था तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पास आउट हुए थे ओटीए से, राइट। इनफैक्ट द फेमस पर्सनालिटी इज कैप्टन विक्रम बत्रा। मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा तो हमारे आइडल थे और अभी भी हैं, और वो भी हमारे कॉलेज से ही पास आउट हुए थे। सो ऐसे बहुत सारे थे जो उस टाइम पे पास आउट हुए थे। सो यही जब वो आते थे, अपना जो टर्म उनका ब्रेक होता था उस टाइम पे आते थे और हम बैठे होते थे एनसीसी का। मैं उस टाइम पे जूनियर था, फर्स्ट ईयर एनसीसी था मेरा। तो उस टाइम पे जब उनको देखते थे, उनकी पर्सनालिटी को, तो बहुत जबरदस्त एक मोटिवेशन मिलती थी, राइट। और ये भी सुनने में आता था कि जो आईएमए का रगड़ा होता है और ओटीए का रगड़ा होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ओटीए में ज्यादा आपको रगड़ा मिलता है, ओटीए में ज्यादा आपकी जो है, मतलब आपके सीनियर, सुपर सीनियर्स और जो ऑफिसर्स है वो आपको ज्यादा आपका थोड़ा सा करते हैं, आपको स्ट्रक्चर करते हैं, आपको थोड़ा सा शेप में लेकर आते हैं, है ना। तो ओटीए थोड़ा टफ बोला जाता था उस टाइम पे, आई डोंट नो अबाउट नाउ, बट ऐसा कहा जाता था। तो ये तो आगे मेरे टाइम की बात। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ओटीए के अंदर जब कैडेट कैडेट जाता है, वहां ट्रेनिंग करता है और उसके बाद पास आउट होता है, तो उस कैडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कहा जाता है, एसएससी ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर कहा जाता है।
और उस ऑफिसर को 10 साल सर्विस करने का मौका मिलता है अपनी बटालियन के अंदर, चाहे वो कोई भी है, आर्मड है, आर्टिलरी है, या इन्फेंट्री है, या कोई और है, उसमें वो 10 साल का सर्विस करता है, 10 ईयर्स ऑफ सर्विस वो अपनी देता है। उसके बाद वही ऑफिसर जो है कैन गो फॉर एक्सटेंडेड सर्विस ऑल्सो, मतलब उसको वो 4 साल एक्सटेंडेड भी करा सकता है, एक्सटेंड भी करा सकता है अपनी सर्विस। सो इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कैन सर्व 14 ईयर्स, 14 साल जो है वो अपना सर्विस कर सकता है, 14 ईयर्स की सर्विस वो दे सकता है। अब 14 साल की दीजिए या 10 साल की दीजिए सर्विस, आपको जो है पेंशन की फैसिलिटी नहीं होती है, आप चाहे आर्मी में भी है, लेकिन फिर भी आप जो है अगर 14 साल की सर्विस कर रहे हैं देन यू आर नॉट सपोज टू गेट द पेंशन, ठीक है, जिसके लिए मिलिट्री अभी भी जानी जाती है कि चलो पेंशन तो मिल ही जाती है, राइट। चलो अब देखिए अब देखिए जो 14 साल की जिसने सर्विस की है वो चाहता है कि नहीं मैं और थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूं, मैं और परमानेंट कमीशन के अंदर जाना चाहता हूं, तो उस ऑफिसर के लिए परमानेंट कमीशन के रास्ते खुले हुए हैं। इनफैक्ट जो फीमेल एसएससी ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी अब एलिजिबिलिटी हो चुकी है कि दे कैन ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन। बट ये जो परमानेंट कमीशन होता है ये बहुत ही गिने चुने लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को परमानेंट कमीशन के लिए वो ऑप्शन मिल पाता है, राइट। सो यहाँ पे जो परसेंटेज है दैट इज 5 to 6% ओनली, कि हाँ दे विल गो फॉर दे विल गेट द परमानेंट कमीशन। रेस्ट उनको जो है फौज को छोड़ना पड़ता है, उनकी कोई सैलरी पेंशन नहीं होती है, और इसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको फिर उसके बाद कोई नई जॉब जो है ढूंढनी पड़ती है। इस तरीके से ये है जो हम देखते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। मैं आपको इसमें बेस्ट एग्जांपल्स दिखाऊं, बेस्ट एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, ये देखिए, ये शायद आप इनको जानते होंगे, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। सेकंड जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। फर्स्ट इज मेजर गौरव आर्या, है ना, मेजर गौरव आर्या। he also served, he also got commission from the OTA only, OTA से ही कमीशन हुए थे। इनफैक्ट IMA से मेरे ख्याल से रघु राम, ये जो इनका नाम है, इनका नाम है कैप्टन रघु रमन, है ना। तो ये भी जो है इन्होंने भी परमानेंट कमीशन नहीं लिया, इन्होंने भी मतलब जो है 14 साल की सर्विस किया और देन दे केम आउट, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जिन्होंने OTA से कमीशन किया एंड उसके बाद जो है उन्होंने सर्विस दिया 10-14 साल तक, और फिर वो बाहर आ गए, प्राइवेट लाइफ में आ गए, एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर फौज एंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो ये जो है ये काफी ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, लीडरशिप रोल्स के अंदर एक्टिव रहते हैं, राइट, एंड ही इज ऑल्सो इन द मीडिया, राइट। तो ये हमें सुनने को मिलता है, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स है। आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, अगर आप इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आर्मी फौज के अंदर, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर IMA वॉज देयर, ठीक है, IMA अपना काम कर रहा था, तो हमने स्पेसिफिकली OTA का क्यों उसको सेटअप किया, OTA क्यों सेटअप किया, अलग से OTA क्यों बनाया, ठीक है, IMA का, और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हॉराइजन बढ़ा देते, है ना, और उसको डेवलप कर देते, और थोड़ा सा बेटर इक्विपमेंट्स ले आते ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो OTA क्यों हमने अलग से डिजाइन किया, एक अलग इंस्टीट्यूशन, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है सारे ऑब्वियसली OTA से पास आउट होते हैं तो वो फिर छोड़ देते हैं जॉब। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए अपना परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करते हैं एंड देन दे बिकम द सम दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। ये भी OTA से पास आउट थे, 14 साल इनको भी सर्व करना था, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बहुत ही मेरिटोरियस सर्विस रिकॉर्ड था इनका, और इन्होंने फिर आगे जाके परमानेंट कमीशन के लिए ये इन्होंने ट्राई किया, और बिकॉज ऑफ हिज होल मेरिटोरियस सर्विसेज इनको परमानेंट कमीशन मिला, और ही इज ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत। तो इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो बहुत ही ज्यादा फेमस भी है और बहुत ही ट्रू भी है, फौज से रिलेटेड सही चीज है, कि यू आर एन ऑफिसर, ये कहते हैं यू आर एन ऑफिसर एंड योर रिलीजन इज द रिलीजन विच इज ऑफ योर बॉयज रिलीजन।
मतलब आप एक ऑफिसर हैं और आपको जो है कमांड करना है, अपने सबसे फ्रंट में खड़े होना है, तो वहां पे आपका जो धर्म होगा वो धर्म आपके जो जिनको कमांड कर रहे हो, जिन लड़कों को कमांड कर रहे हो, जिन बॉयज को कमांड कर रहे हो, जिन सबॉर्डिनेट्स को कमांड कर रहे हो, उनके रिलीजन ही आपका रिलीजन होगा, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर जिसे कहते हैं ना, हमारी फौज जो है सेक्युलर है, वो यहीं से दिखती है, राइट। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो ओटीए जो कमीशन ऑफिसर्स के लिए होता है वो ये है कि इनके लिए प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ज्यादातर जो ये जो ओटीए ऑफिसर्स होते हैं ये 10-14 साल करते हैं और सर्विस करते हैं, और 10-14 साल में दे कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ मेजर। ये या तो ये मेजर रैंक तक रहेंगे या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक ये पहुंचते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज भी इनके लिए बड़ी लिमिटेड सी हो जाती है। इनको टाइमली प्रमोशन तो मिलता है, लेकिन वो प्रमोशन इनको ज्यादा से ज्यादा मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचाता है, राइट। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है जो बड़ी जबरदस्त चीज है, क्या कि सैलरी जो होती है, सैलरी इन ओटीएस की, जो ऑफिसर्स की, चाहे एसएससी ऑफिसर है या परमानेंट कमीशन का ऑफिसर है, उनकी सैलरी ज्यादा होती है देन इन कंपैरिजन टू सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। Then they have a better, more salary than the CAPF assistant commandant. That's a very clear cut thing. In fact, जो मार्जिन तो 5-10 हजार का तब होगा, या 5-10 हजार से ज्यादा का मार्जिन इसीलिए हो जाता है, इसका बहुत क्लियर कट रीजन ये है, बिकॉज द मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी कहा जाता है। सो मिलिट्री सर्विस पे जो है वो इन ऑफिसर्स को दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्टिनेंट रैंक टू ब्रिगेडियर रैंक, ठीक है। 15,500 रुपए इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है, और एक्चुअली में वही डिफरेंस क्रिएट करता है ऑफिसर इन द सीएपीएफ एंड ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। यही 15,500 का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो सीएपीएफ के जो ऑफिसर्स होते हैं, इफ दे आर सर्विंग इन अ highly sensitive location, if they are serving in high altitude zones, if they are serving in Naxalite areas, if they are serving in Jammu and Kashmir, northeastern region, so they get extra allowance। वो hardship allowance होता है, वो hardship allowance भी काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट कोबरा कमांडोज जहां पे सर्व करते हैं हार्डशिप एरियाज में, एक्सट्रीम हार्डशिप एरियाज में, तो मैक्सिमम दे गेट 25,000 एक्स्ट्रा अलाउंस, 25,000 उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, राइट। तो वहां पर भी अच्छा है। लेकिन अगर देखें कि पीस पोस्टिंग जहां पर भी होती है सीएपीएफ एसीज की, तो दे गेट द बेसिक लिमिटेड सैलरी, बट अगर वो किसी हार्डशिप एरिया में जाएंगे देन दे गेट 25,000 एक्स्ट्रा। तो उस सिचुएशन में सीएपीएफ और जो ऑफिसर्स हैं, जो एसएससी ऑफिसर्स हैं या नॉर्मल आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट अगर हम लोग बात करें हार्डशिप पीस एरियाज में, तो पीस एरियाज में डिफरेंस हो जाएगा। पीस एरियाज में ये एमएसपी जो है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, एमएसपी का डिफरेंस दिख जाएगा। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट कि पैसे की बात करें तो पैसे की बात में डिफरेंस सिर्फ एमएसपी का होता है, बाकी डिफरेंस होता नहीं है। ये भी डिफरेंस आपको कम होना शुरू हो जाएगा जब आप देखोगे कि सीएपीएफ एसीज जो हैं हार्डशिप एरियाज में सर्व कर रहे हैं, बिकॉज उनको फिर हार्डशिप अलाउंस मिलता है। हार्डशिप अलाउंस से क्या है, उनकी सैलरी और बढ़ जाती है, और एमएसपी चाहे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको ज्यादा फर्क नहीं मिल रहा पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटर फैसिलिटीज एज कंपेयर टू सीएपीएफ्स। अब देखिए बेटर फैसिलिटीज का मतलब ये है कि देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये जो है ये बहुत कई सालों से हैं, राइट। दीज आर द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, राइट। कि कुछ भी एक्सटर्नल वॉर हुई तो ये जो फौज है ये सबसे आगे खड़ी होगी और लड़ाई लड़ेगी, राइट। ये होता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका अलग से डिफेंस मिनिस्ट्री है, इनका अलग से डिफेंस बजट बनता है, सब कुछ अलग से होता है। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत स्पेसिफिक एलोकेशन किया जाता है। हर साल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता रहता है। तो ऑब्वियसली ऑफिसर्स मेस की बात करें तो दे हैव द बेस्ट ऑफिसर्स मेस
मेरे को मौका मिला था ऑफिसर्स मेस में जाने का, मल्टीपल टाइम्स जाने का, तो मेरे को लगा ये तो 5 स्टार होटल से भी ज़बरदस्त फीलिंग आती है यहाँ पे। आपके पास बहुत अच्छा जो है एक स्टैंडर्ड होता है आपका आपका आपके पास जो फैसिलिटीज़ होती है, आपके जो क्वार्टर्स होते हैं अच्छा होता है, आपका ऑफिसेज अच्छे होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होता है, आपका जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम सीएपीएफ की कंपैरिजन की बात करें, सो आर्मी नेवी एयरफोर्स को टॉप क्लास फैसिलिटीज मिलती हैं, सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी, और पता नहीं इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लोग को जो हम लोग को लगता है कि यार ये तो कोई ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा इम्पैक्ट, लेकिन अगर धीरे धीरे हम उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करें, देन वी रियलाइज कि यार ये चीज़ से भी बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये भी बेनिफिट देती है इनको। तो जैसे जैसे आप देखिए, ये लेफ्टिनेंट रैंक है, लेफ्टिनेंट रैंक से आप कैप्टन में जाएंगे, मेजर में जाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल। सो आप देखिए ये लोग जो होते हैं, ये जैसे जैसे रैंक इनका बढ़ता जाता है वैसे वैसे यू विल फाइंड एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल फैसिलिटीज, सब कुछ एडिशनल होना शुरू हो जाता है, राइट। तो बहुत जबरदस्त इनका ये रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेट्स कम टू द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ एसीज जो है, देखो मैं कंपैरिजन जो कर रहा हूं, मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे कर रहा हूं, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आज के टाइम पे आपको यूनिफॉर्म विद स्टार्स चाहिए तो गो फॉर द बोथ द ऑप्शंस, ठीक है। किस्मत की बात होती है, आजकल इतना नहीं है कि आजकल जो टैलेंटेड है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं, हार्ड वर्किंग बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ पे किस्मत भी रोल प्ले करती है। तो किस्मत के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपको दोनों चीज़ों पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दिस फोर्स CAPF इज ऑल्सो द बैकबोन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर अगर देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको हमेशा थोड़ा सा डर वर लगता रहता होगा जो CAPF की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो लॉजिकली और टेक्निकली देखा जाए ना, तो CAPF में कभी भी जो फुट सोल्जर्स हैं उनकी कमी नहीं होगी, कमी नहीं रखी जा सकती। आप फुट सोल्जर्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जैगुआर नहीं खरीद सकते, आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रफाल नहीं खरीद सकते, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको मेन इन यूनिफॉर्म चाहिए चाहिए, आपको मेन इन यूनिफॉर्म चाहिए, फुट सोल्जर्स चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे वैकेंसीज मुझे नहीं लगता है कि कम होगी। आर्मी नेवी एयरफोर्स एक टाइम पे इनकी जो जिसे कहते हैं ना नंबर्स, इनके रिड्यूस किए जाने चाहिए मेरे हिसाब से। रीजन बिंग, क्योंकि आपको जो है अभी हमें कंपीट करना है विद द ग्लोबल वॉरफेयर के साथ, कि कैसा ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है वॉरफेयर का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर्स, फुट सोल्जर्स की कमी आनी चाहिए और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज ज्यादा करना चाहिए एज फार एज द आर्म फोर्सेज इज कंसर्न। बट जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारे CAPF हैं, उनका नंबर जो है वो कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप इंटरनल लेवल पे यू कैन नॉट यूज, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। तो अब बात करते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या है? सबसे बेस्ट पॉइंट CAPF का बेस्ट पॉइंट ये है कि CAPF AC जब आप जाते हैं तो वहां पे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो आप 23 साल में, वैसे तो 21 साल इसकी मिनिमम एज होती है कि आप 21 साल के बाद जो है पेपर दे सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपर्स 2020 के निकले हैं जिन्होंने 21 साल में ही अपना CAPF पेपर क्लियर कर लिया और वो सिलेक्शन भी हो गया उनका। तो ऐसे लोग जो 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो अगर एवरेज भी परफॉर्म करे, नॉर्मल गुड भी परफॉर्म करे अपने ACRs के अंदर, दे कैन इजीली रीच टू DIG लेवल या IG लेवल। और अगर आपने वेरी गुड परफॉर्म किया तो यू कैन रीच टू ADG लेवल ऑल्सो, यू कैन रीच ADG लेवल ऑल्सो। आप सोचिए DIG लेवल क्या होता है आपको पता है? ज्यादातर जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो परमानेंट कमीशन वाले भी होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी 50 साल जो उनकी एज होती है तब तक वो कर्नल तक पहुंचे होते हैं, कर्नल तक। उसके बाद अगर उनको ब्रिगेडियर बनना है तो उनको फिर NDA से पास आउट होंगे, तब वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ब्रिगेडियर बनने की। यहाँ पे क्या गेम है, यहाँ पे आप 22, 23, 24 साल के भी हैं, आप आराम से DIG IG लेवल तक पहुंच सकते हैं।
राइट बहुत आसान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 साल तो आपको मिनिमम सर्विस देनी ही पड़ती है, 60 इयर्स की मिनिमम सर्विस होती है यहाँ पे, है ना। तो सबसे कमाल की चीज होती है, क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने मेरे एरियाज में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स और जो रिटायर हो गए 50 साल में, या जेसीओज या ओआरस अदर्स रैंक, है ना, जो 50 साल में रिटायर हो गए। देखो 50 साल रिटायर होने के बाद उनके पास ज़्यादा ऑप्शन रहते नहीं है, और फिर वो घर पे ही रहते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास करियर अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। लेकिन सीएपीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऑप्शन है आपके लिए, जहाँ पे आपको 10 ईयर्स एक्स्ट्रा सर्व करना पड़ेगा। देखो 60 साल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे फिर? 60 साल तक तो आपने अपनी जमा पूंजी बहुत अच्छे से रखी होगी कि चलो 10 साल 20 साल 30 साल और जब निकालने हो आराम से निकाल सकता हूँ। तो आप जब रिटायर होंगे तो एजी, आईजी, डीआईजी लेवल पर रिटायर होंगे, विच इज एज इक्वलेंट टू डीआईजी। डीआईजी का मतलब क्या हो गया? डीआईजी मतलब आर्मी में ब्रिगेडियर, आईजी का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट मेजर जनरल। कमाल के रैंक्स है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 21 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, 20 के, 18 के, 19 के हैं, एक चीज गांठ बांध के रख लो, ये जो जॉब है 21 साल 22 साल में अगर चले गए, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप 60 साल तक तो सर्व करेंगे, उससे ज़्यादा भी सर्व कर सकते हैं अगर और प्रमोशंस मिलती रही तो, राइट। तो बहुत तगड़ा ये ऑप्शन रहता है, बहुत तगड़ी ये चीज़ रहती है, राइट। अब नेक्स्ट है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि 60 साल तक आप सर्व कर सकते हो, उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलती है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपको एनपीएस आपके पास होता है, एनपीएस आपके पास होता है। देखो किसी इंसान ने 60 साल तक सर्व किया हो, राइट, 60 साल तक उसको फुल सैलरी 1.5-2 लाख रुपया उसको मिल रहा है, ठीक है, या उससे थोड़ा 1-1.5 लाख रुपया उसको मिल रहा है 60 साल तक। उस बंदे ने तो वैसे ही अपने लिए काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट करके रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा के रखा होगा, तो उसको एनपीएस का क्या मिलेगा? एनपीएस भी एक तरीके से पेंशन ही है ना। तो इससे बेटर और क्या चीज़ हो सकती है? क्लियर हो रही है बात? सो यस, पेंशन तो नहीं मिलती है जो नॉर्मल पेंशन होती हैं, जो आर्म फोर्सेस को मिल रही हैं, मिलिट्री को मिल रही है, लेकिन एनपीएस जरूर मिलता है, और एनपीएस से पहले आपको 60 साल तक सर्विस करने का मौका मिलता है। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैसिलिटीज की। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि जो फैसिलिटीज होती हैं जो आर्म फोर्सेस को मिलती हैं वो सीएपीएफ के पास नहीं होती है, कंप्लीटली एग्रीड। बट इतना भी बुरा हाल नहीं है। अगर हम लोग बीएसएफ सीआरपीएफ की बात करें, दे हैव द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑल्सो, मैं मान सकता हूं। और किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, इनफैक्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट है, आई हैव सीन हिज कमेंट ऑल्सो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, बट उन्होंने भी बोला कि सीआरपीएफ में मैं सर्व कर रहा हूँ, 11 साल से प्रमोशन नहीं मिला है, और थोड़ा बहुत मुश्किल सा उनका मैसेज मैंने पढ़ा। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि आप ये चीज़ ध्यान से देखिए कि सीआरपीएफ और बीएसएफ जो फोर्सेस हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स रैंक के लेवल पे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज मिलती हैं। जैसे आप देखिए, ये ट्रेनिंग का ही एक ऑफिसर ट्रेनिंग है, उन्हीं का ही ये रूम है, ये मैंने गूगल से निकाला, वहां पे मेरे को दिखा, एंड दिस इज वर्ल्ड क्लास, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि जो बेसिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस चीज की तैयारी इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज दे वांट अ गुड लाइफ, है ना। एंड दिस इज अ गुड लाइफ जहाँ पे आपको बेसिक चीजें सब अच्छी मिल रही हैं, है ना, एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। तो इससे ज्यादा और किसी भी इंसान की वो नहीं होती कि हाँ मैं बहुत वर्ल्ड 5 स्टार होटल जैसा रूम, वो अलग चीज है, वो अलग दुनिया है, राइट। तो इस तरीके का आपको बेनिफिट मिलता है। फैसिलिटीज की बात करें तो हाँ, इंप्रूवमेंट हो रही है, काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। ऑफिसर्स का तो बेटर है, ऑफिसर्स का तो आई कैन से कि आप ऑफिसर रैंक पे चाहे किसी भी फौज में जाए, बीएसएफ में जाए, सीआरपीएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए, यू विल गेट ऑलवेज गुड फैसिलिटी। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ गलत किया जाएगा। हाँ, जो हालत है थोड़ी सी खराब है एज फार एज द अदर रैंक्स आर कंसर्न, चाहे वो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ठीक है, इस रैंक पे बहुत दिक्कत है, ये मैं मान सकता हूँ। बिल्कुल इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अब एक चीज़ और भी है जो थोड़ा कान खोल के सुनने वाली है। जितने भी सीएपीएफ के ऑफिसर्स होते हैं या अदर रैंक्स होते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी और भी कमाल की है। वो कमाल की अपॉर्चुनिटी है डेप्यूटेशन की। डेप्यूटेशन में
जितना भी सीएपीएफ का ऑफिसर होता है दे कैन गो टू यूनाइटेड नेशन मिशंस, एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं, एनआईए में, सीबीआई में, बीपीआरडी में, एनसीबी में, स्टेट पुलिस में डिप्यूटेशन में जा सकते हैं। और बहुत सारे चांसेस ऐसे भी होते हैं, वैसे इतना बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो जो ऑफिसर्स होते हैं जो डेप्यूटेशन में जा रहे हैं वो शायद उस फौज के अंदर उस डेप्यूटेड जो फौज बनी हुई है उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए, परमानेंटली ऑब्जर्व कर लिए जाए उनके रिकॉर्ड को देख के। तो ऐसा भी होता है, बट आर्मी में ऐसा नहीं है कि दे कैन गो फॉर द परमानेंट बेसिस पे या वो फाइनली ऑब्जर्व ही कर लिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो डेप्यूटेशन का टाइम पीरियड होता है आर्मी का, वो आर्मी ऑफिसर्स का वो 2 या 3 साल तक होता है, ज़्यादा नहीं होता। बट एज फार एज सीएपीएफ ऑफिसर्स आर कंसर्न तो इनका डेप्यूटेशन का टाइम भी ज़्यादा होता है, ऑप्शंस भी वाइड होते हैं, और इनके पास एब्जॉर्प्शन का भी टाइम होता है कि एब्जॉर्ब भी कर लिए जाते हैं फौज के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है आप द बेस्ट पार्ट इज कि आप जैसे ही बीएसएफ एकेडमी से पास आउट होते हो, सीएपीएफ की कोई भी एकेडमी से पास आउट होते हो, आपके कंधे पे 3 स्टार लग जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, यू विल गेट 3 स्टार्स, राइट। बीएसएफ का थोड़ा सा अलग है, उधर 2 स्टार्स लगते हैं, लेकिन बाकी जगह पे 3 स्टार्स आपको सीधा लग जाते हैं। और जैसे ही 3 स्टार आपको लग जाते हैं यू बिकम द कंपनी कमांडर। क्या बन जाते हैं आप? कंपनी कमांडर। कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है जहां पे 150 से 200 लोग जो होते हैं आपके अंडर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर्स, राइट। सो यू बिकम अ कंपनी कमांडर। और कंपनी कमांडर होने के बाद आपके पास जो पर्क्स होती हैं वो भी बेटर हो जाती हैं। कई पर्क्स ऐसी होती है जो किसी का पता ही नहीं होता, पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई पर्क्स के बारे में उन चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं होता, लेकिन आप जब अल्टीमेटली सर्व करते हैं सीएपीएफ के अंदर तो आपको पता लगता है अरे ये भी पर्क्स मिलती है, ये भी चीज़ें मिलती हैं, ये भी चीज़ें मिलती हैं। तो आपकी बड़ी आराम से सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग जो होती है वो 80-85 हज़ार हो जाती है, 80-85,000 हो जाती है। इनफैक्ट मोर देन दैट भी होती है अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे जाते हो या हार्डशिप एरियाज में जाते हो, बिकॉज वहां पे अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। बट अगर आर्मी की बात करें, चाहे आईएमए में जाए या ओटीए में जाए, डज नॉट मैटर, आपको फर्स्ट उसमें ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट जो होता है वो प्लाटून कमांडर होता है। क्या होता है? प्लाटून कमांडर। प्लाटून से ऊपर आती है कंपनी, राइट। सो आपको प्लाटून कमांडर सर्व करना पड़ेगा। कंपनी कमांडर बनने के लिए आपको कम से कम मेजर रैंक तक पहुंचना पड़ेगा। सो मेजर रैंक तक आपको पहुंचना पड़ता है, तब जाके आप कंपनी कमांडर बनते हैं। बट सीएपीएफ में पहले ही उस केस में आप कंपनी कमांडर बन जाते हो। आर्मी में इस तरीके से होता है कि आपको लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर बनने के बाद ही आप कंपनी कमांडर बनते हैं। इनफैक्ट आपको जो है सीएपीएफ के अंदर कुछ पर्क्स और एक्स्ट्रा मिलती है, पर्सनल व्हीकल मिल जाता है। जैसे हमारे साथ एक इंटरेक्शन हुआ था, हिज नेम इज, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, बट ही सर्व्ड इन द एसएसबी एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, और वो सर्व कर रहे थे उस टाइम पे, और उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन किया था। तो ही टोल्ड अस कि आई हैव स्कॉर्पियो कार जो मेरे पास है, मतलब मेरे ऑफिशियल काम को करने के लिए स्कॉर्पियो कार मिलती है, मेरे को एक पीएसओ मिलता है, और उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी जो बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। बट आर्मी ऑफिसर्स के लिए अगर देखा जाए तो मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे ही ये सब चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। इससे ज़्यादा एक और कमाल की चीज़ ये है, ये ध्यान से सुनो, ये ध्यान से सुनो कि जो ऑफिसर्स होते हैं सीएपीएफ के वो क्या करते हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बैठा के रखना पड़ता है, राइट। तो जितना भी सीएपीएफ ऑफिसर होता है उसका बहुत तगड़ा तालमेल होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पुलिस हो गया, मजिस्ट्रेट्स हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पुलिस एसएसपी लेवल पे, इनका सीधा तालमेल होता है। अब देखिए जितने भी एसीज होते हैं वो सीधा रिपोर्ट करते हैं एसएसपी ऑफिस में, और बात करते हैं डीएसपी लेवल पे, इस तरीके से होता है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त चांस होता है कि आप अपना सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ एक अच्छा तालमेल बैठाएं और अच्छा लिंक्स बैठा लें।
सीआरपीएफ इसीलिए लिखा है क्योंकि सीआरपीएफ आपको पता है हर चीज में सीआरपीएफ को इन्वॉल्व किया जाता है, तो चांसेस भी इनके पास ज्यादा हो जाते हैं तालमेल बैठाने के। बट अगर आजकल के टाइम पे देखें तो आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद द सिविल ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे काम निकालना बड़ा आसान हो जाता है कि आपने सीधा मान लीजिए आपके घर पे कोई दिक्कत आ रही है, आपने सीधा वहाँ के डीएसपी को कॉल मिला दिया कि साहब मैं ये बोल रहा हूँ और ये, तो वो आपको बोलेगा जय हिंद साहब और आप भी बोलोगे जय हिंद साहब और आपका 2 सेकंड में काम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज बाद में रियलाइज होती है, अब रियलाइज नहीं होगी आपको कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में रियलाइज होगी कि हाँ कितनी बड़ी चीज है, आपका सेकंड्स में काम हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं या नेवी एयरफोर्स में बनते हैं तो वहां पे कंप्लीट सेपरेशन होता है, बहुत क्लियर कट। नो डाउट रिस्पेक्ट बहुत तगड़ी मिलती है, लेकिन सेपरेशन काफी ज्यादा होता है। सेपरेशन होने की वजह से आर्मी अपने एरियाज में ऑपरेट करती है तो वो कभी सिविल उसमें आती नहीं है, तो इसीलिए तालमेल कम बैठा पाती है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा दिक्कत आ जाता है, कई बार आर्मी और पुलिस का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ईगो क्लैश हो जाती है। सीएपीएफ के अंदर ये काफी कम केसेस देखे जाते हैं, कम केसेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त एक फ्लूइड, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, राइट। चलो ठीक है, सो दोनों तरफ आपके पास ऑप्शन है। एक तरफ यहां पे आप देखेंगे एक यंग ऑफिसर, राइट, एक लेफ्टिनेंट एंड एक जो यंग ऑफिसर है असिस्टेंट कमांडेंट। मेरे हिसाब से आपको दोनों चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए। डिफरेंस देखो क्या डिफरेंस है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखो कहां पे है। डिफरेंस जो है वो सीएपीएफ सीडीएस के अंदर सिर्फ एक चीज का है, वो है, ध्यान से सुनो क्योंकि दिस कैन चेंज द इंटायर प्रोसेस, दैट इज पेपर 2। बाकी सब आसान है, बाकी सब सीडीएस की प्रिपरेशन आप करेंगे तो आपका सीडीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ पेपर 1 ऑफ सीएपीएफ भी ठीक से क्लियर हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ? पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ को आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड वे, स्ट्रक्चर्ड तरीका है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डेली 2 घंटे दे सकते हो, 2 आवर्स डेली, ठीक है, डेली 2 आवर्स, ठीक है, फॉर पेपर 2 यू कैन इजिली क्रैक पेपर 2, ठीक है। सो हम लोग ने वही काम किया है कि आपको 4.25 महीने का पेपर 2 का कोर्स लेकर आए हैं ताकि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको तैयार किया जाए, और ये एडवांस करने के बाद आप क्या करेंगे, आप पेपर 2 को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सो पेपर 2 के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 150 प्लस लाइव क्लासेस हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं 5:45 पे, ज़रूर अटेंड कीजिए एंड सी द डिफरेंस। एंड 7 डेज का आप ट्राई भी ले सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है इस डिफेंस फील्ड के अंदर, डायरेक्टली कॉल टू अस एंड वील डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। एंड यार देखो ऐसा रहता है कि अगर आप लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो, और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम पे हमारी वीडियो थोड़ी सी ऊपर आती है। इससे अगर वीडियो ऊपर आएगी हमें मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, राइट। तो ये आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं टू गाइड यू, टू मेक यू अवेयर एंड टू मेक श्योर कि आप सही डायरेक्शन में अपना काम करें। थैंक यू एंड जय हिंद।